Hello everyone, my name is Priyanka and today we are going to start a lecture series on Indian Contract Act 1872. In this video, we will be covering the introductory part and the rest of the topics will be covered in the upcoming videos. Now, let us start with the introduction. Indian Contract Act 1872. This act is the Act number 9 of 1872 and this act is a branch of civil law as we all know. And Indian Contract Act is a codified and substantive law. Why is it a codified and substantive law? Because legal framework for a contract. It contains everything. What is a valid requirement for a contract to be formed, and how when somebody breaches, how a contract will be discharged. That is why it is a codified. And why is it substantive law? Because it define law of contract creates right and obligations between the parties. And substantive law, it is substantive because it defines those right and obligation of parties involved in the contract. Beside this, Indian Contract Act creates right in persona, means right that are enforceable against a specific person or a party to a contract. Now coming back to the purpose of the Indian Contract Act 1870. The main purpose of this act is to regulate promises. And how these promises are regulated? These promises are regulated by turning it into a contract. And these contract are, and as we know, contract is something which is enforceable by law. And how is it enforceable? When the valid condition for a contract is fulfilled. That we will be covering in later on in detail. For now, such as for a valid contract conditions such as free consent, intention, lawful object, lawful consideration must be there, parties must be competent. This is the main purpose of a contract. Let's understand it with an example. A and B are two person. A makes an offer. A ने एक B को ऑफर किया कि वो अपनी कार बेचेगा B को 10,000 रुपये में. ठीक है, B ने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. ऑफर और एक्सेप्टेंस, देन ये बन गया प्रॉमिस. देन हेयर A B को कार देगा और B इन रिटर्न क्या देगा? 10,000. ये होगी कंसिडरेशन. प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट होता है. मैं इन सब टॉपिक को प्रॉमिस, ऑफर, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इन सब को डिटेल में डिस्कस करूँगी. बट अभी हम समझते हैं कि हाउ प्रॉमिस हम रेगुलेट क्यों करते हैं इन प्रॉमिसेस को. तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो गया एग्रीमेंट. अब अगर बी रिफ्यूज़ कर देता है, 10,000 रुपये लेता है ए बी से, ठीक है, और बाद में वो रिफ्यूज़ कर देता है सेल करना, टू सेल कार. किसको? बी को. बाद में ये रिफ्यूज़ कर देता है. तो बी जो है वो अप्रोच करेगा. कब कर सकता है? कोर्ट को. वो अप्रोच कोर्ट को तभी कर सकता है जब ए का जो प्रॉमिस है वो वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. तो वो कंपनसेशन के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकता है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो किस से रूल करेगा? वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रूल करेगा. तभी जो हमारा बी अगर ब्रीच हुआ है तो तभी जो बी है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को. दिस इज़ वाई हमें दिस इज़ हाउ प्रॉमिसेस आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. होप यू आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा. ये बेसिक कंसेप्ट था. नाउ ओरिजिनली ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसमें 266 सेक्शन थे जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमारे सेक्शन 1 से लेकर 75 कवर होते हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 टू 123. लेटर ये रिपील कर दिया था सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 से. देन थर्ड इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन indemnity, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक गवर्न. एंड नेक्स्ट फोर्थ विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप, सेक्शन 239 से लेकर 266. नाउ ये रिपील कर दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से.
हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जनरल प्रिंसिपल में सेक्शन 1 से लेकर 75 रूल गवर्न करते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 124 टू 238 एट प्रेजेंट, क्योंकि सेक्शन 76 टू 123 सेल्स ऑफ गुड एक्ट रिपील हो गया है एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 239 टू 266 ये भी रिपील हो गया है। जनरल प्रिंसिपल में हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर्मेशन एंड डिस्चार्ज। फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे कि हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड होता है। पहले ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस, देन वो प्रॉमिस बनता है, देन प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, देन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय वो लॉ होगा, देन वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीगल इंटेंशन, उसकी लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज कॉम्पिटेंसी, ये सब हम फॉर्मेशन पार्ट में पढ़ेंगे। देन डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, बाय परफॉर्मेंस, कि जब लेट मी टेक यू बैक टू दैट एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी, यहाँ पे एक इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो सेल करेगा और वो 10,000, अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करता है ए अपनी कार देने को और ए सेल कर देता है बी को कार और बी इन रिटर्न 10,000, तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, तो उन्होंने डिस्चार्ज, अब उनकी परफॉर्मेंस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी। नेक्स्ट मोड इज बाय इम्पॉसिबिलिटी। बाय इम्पॉसिबिलिटी, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कि जब ऐसी कंडीशंस अनफोर्सीन कंडीशन अराइज हो जाती हैं, जब ये बहुत पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुल में, देन वो वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज़ नोवेशन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट को किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। देन लास्ट इज ब्रीच, व्हेन वन पार्टी डज नॉट फॉलो द terms of the contract, there will be a breach, then there will be a discharge of contract. That's it for today. Hope you like the video. Please do share, like, subscribe and comment. Thank you.